गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राष्ट्रीय स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं बीए तृतीय वर्ष की पुस्तक विश्व के प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक विचारकों के तहत अरस्तु को। जैसे कि हम पहले प्लेटो के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लेटो के सामान्य का परिचय ले चुके हैं, प्लेटो के प्रमुख जो सिद्धांत थे, उनके दर्शन थे, उनकी राजनीति से संबंधित उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अरस्तु का सामान्य परिचय लेते हैं। अरस्तु को मुख्यतः पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तीन जो ग्रीक दार्शनिक थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, उन तीनों में गुरु शिष्य की परंपरा थी और उनमें तीसरा नाम आता है अरस्तु के। सुकरात सर्वप्रथम हुए थे। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु की हम बात करें तो अरस्तु का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था, स्टेगिरा नगर में, जो कि एथेंस से लगभग 200 मील की दूरी पर बसा हुआ था। अरस्तु के जीवन में बारे में हम सामान्य परिचय लें तो अरस्तु या अरिस्टोटल जिन्हें कहते हैं, उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। और अरस्तु का जन्म, जैसे कि हम अभी पढ़े हैं, ये मैसिडोनिया के स्टेगिरा नगर में हुआ था, ठीक है। और इनके गुरु थे प्लेटो और ये प्लेटो के शिष्य थे। साथ ही इनके जो शिष्य थे उनका नाम था सिकंदर। सिकंदर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता या महाविश्व के महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विश्व विजय के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। और अरस्तु की मुख्य ख्याति जो है वो राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में मानी जाती है। अरस्तु के पहले जो प्रमुख विचारक हुए थे सुकरात और प्लेटो। तो सुकरात और प्लेटो जो दार्शनिक विचारक थे, उन्होंने दर्शन के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार रखे थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को दर्शन के साथ मिलाकर पढ़ा था। एक पृथक विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान के जो जनक के रूप में माने जाते हैं, वो उसमें अरस्तु का नाम आता है। साथ ही उनको तुलनात्मक शासन का जनक माना जाता है। अरस्तु ने उस समय अपने समय कम से कम 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर उनमें जो सकारात्मक नकारात्मक वस्तुएं उनके अनुसार थी, उनका उन्होंने व्यापक रूप से विश्लेषण किया था। इसलिए अरस्तु को तुलनात्मक शासन का जनक माना जाता है। तो उनकी अध्ययन पद्धति भी क्या थी? तुलनात्मक अध्ययन पद्धति थी। विभिन्न संविधानों का, शासन प्रणालियों का उन्होंने तुलना की थी और तुलना करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक श्रेष्ठ शासन पद्धति को अपनाने की कोशिश की थी। अब अरस्तु की मृत्यु हुई थी 322 ईसा पूर्व में कैलिकस में, ठीक है। अब अरस्तु के बारे में हम आगे पढ़ें तो अरस्तु की जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें सबसे प्रथम आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के तहत ही जो पुस्तक है, उसी में अरस्तु की जो प्रमुख विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, उनका अध्ययन हमें देखने को मिलता है। तो अरस्तु की जो सबसे महान और सर्वकालिक पुस्तक मानी जाती है वो पॉलिटिक्स मानी जाती है। और इसके अलावा उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन, मेट्रोपोलिजी, एथिक्स, रिहोट्रिक, मेटाफिजिक्स, स्टोरीज ऑफ एनिमल्स जैसे अन्य पुस्तकों की भी रचनाएं की थी। हमें यहाँ देखने को मिलता है कि अरस्तु सिर्फ एक राजनीति विज्ञान के जनक नहीं थे। उन्होंने राजनीतिक से संबंधित विभिन्न विषयों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया था, बल्कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके जो पिता थे अरस्तु के, वो मैसिडोन के राजा यानी सिकंदर के जो दादा थे, पितामह थे, उनके राजवैद्य थे। तो अरस्तु का जो पालन पोषण हुआ था वो उन्हें राजवैद्य की जो आयुर्वेद से संबंधित जो औषधियाँ थी उनके गंध की महक भरे वातावरण में हुआ था। तो उनके अंदर मन के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ और उनके परिवार ने उनको पूरा अवसर और प्रोत्साहन भी दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि अरस्तु न केवल एक राजनीतिक विचारक थे, बल्कि वो जीव विज्ञान और आयुर्विज्ञान जैसे अन्य विषयों के भी वो महान ज्ञाता थे। वो एक अपने आप में वैज्ञानिक भी थे, बड़े जीव वैज्ञानिक भी अरस्तु माने जाते हैं। और हमने देखा है कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और आगे चलकर उन्होंने प्लेटो के विचारों की आलोचना भी की है, तीव्र आलोचना भी की है, क्योंकि कोई भी जो दो महान प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं वो विचारों में एक मत नहीं हो सकते हैं। उनके विचारों में मतैक्य अवश्य होगा, मतों में एकता नहीं हो पाएगी, उनके एक दूसरे में कुछ मतभेद अवश्य होगा विचारों में।
तो हम देखते हैं कि अरस्तु थे वो प्लेटो के शिष्य थे। उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हो गई थी। और पोस्ट ने अरस्तु की प्रतिभा से प्रभावित होते हुए लिखा है कि मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई दूसरा समकक्ष नहीं है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क था, उनका जो ज्ञान था, उनका जो एक विचार करने की कला थी, वो उन्होंने केवल एक विषय में नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों में अपने विचारों को बहुत गहनता के साथ उन्होंने रखा है। इसलिए वो सर्वकालिक बौद्धिक एक इंसान के रूप में माने जाते हैं, जिनकी बुद्धि काफ़ी विशाल और व्यापक मानी जाती है और कई विषयों को उन्होंने समान अधिकार था, समान पकड़ थी उनकी। इसलिए उनको बहुत बेहद प्रतिभावान व्यक्ति माना जाता है। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। वैज्ञानिक इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने जो दर्शन को राजनीति को दर्शन से अलग किया, क्योंकि दर्शन एक मानकीय विषय है, अर्थात क्या होना चाहिए इस बात पर बल देते हैं, जबकि विज्ञान है वो इस बात पर बल देता है कि क्या है। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को दर्शन से अलग करके उससे क्या होना चाहिए की बजाय राजनीति क्या है इस विषय पर उन्होंने बल दिया, इसलिए उनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। साथ ही उनको तर्कशास्त्र लॉजिक का भी जनक कहा जाता है अरस्तु को। प्लेटो अरस्तु से बहुत प्रभावित थे। उनके अरस्तु एक प्रिय शिष्य थे प्लेटो के। तो प्लेटो ने जो अपनी एक शिक्षण संस्था शुरू कर रखी थी, उस संस्था का नाम था अकादमी। प्लेटो अकादमी में उनके जो बाकी शिष्य थे उनमें सर्वाधिक प्रभावित तो अरस्तु से थे। तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि अकादमी में दो भाग हैं। प्रथम जो बाकी विद्यार्थी हैं जो धड़ के रूप में अकादमी के कार्य करते हैं, और दूसरा है अरस्तु जो कि इस अकादमी में मस्तिष्क का कार्य करता है, यानी कि जो वास्तव में जो नए विचार, नए भाव और नए नए दर्शन के जो स्वरूप विकसित होकर आते थे वो अरस्तु के मस्तिष्क की देन थे। इसलिए उन्होंने प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा है। अरस्तु को बुक्स का बहुत शौक था, किताबों के शौकीन थे, और जहाँ भी जाते कि हर विषय से संबंधित जो किताबें होती थी वो इकट्ठा करते थे और अपने घर में उनको रखते थे और समय मिलने पर उनका व्यापक अध्ययन करते थे। इसलिए प्लेटो ने अरस्तु के घर को पाठक का घर कहा है, जहाँ विभिन्न प्रकार के पुस्तकों की उपलब्धता रहती थी। कैटलिन के शब्दों में हम देखें तो अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम माध्यम का सर्वोच्च देवदूत है। यहाँ हम देखने एक शब्द मिलता है स्वर्णिम माध्यम का सर्वोच्च देवदूत। तो इस स्वर्णिम माध्यम की जो संकल्पना थी वो अरस्तु की संकल्पना थी, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है कि स्वर्णिम माध्यम का विचार किसकी देन है, तो ये है अरस्तु की। ठीक है, आगे हम देखेंगे यूनान के दार्शनिकों में सुकरात एवं प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम महत्वपूर्ण है। यूनान में जो दर्शन के जो बीज थे वो सुकरात ने बोए और वो विकसित हुए लता के रूप में, वो प्लेटो के विचारों में हुए, और जो वास्तव में जो पूर्ण रूप से फल फूल के विकसित हुए, जो फूल के रूप में खिले, वो था अरस्तु का मस्तिष्क, अरस्तु के विचार। तो इस तरह से जो परंपरा चली थी विचारों की, दर्शन की, एक विज्ञान की, सुकरात के माध्यम से, जिन्होंने कहा था ज्ञान ही सद्गुण है, तो उस स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो ने उसको विकसित किया और अरस्तु ने उसको पूर्ण विकसित किया। अरस्तु के यदि परंपरागत उनके जन्म की या उनके परिवार की बात करें तो उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिताजी बहुत राजा के राजवेद्य थे, तो उनका लालन पालन तो संपन्न और विपुलता के साथ हुआ था। काफ़ी पैसे थे उनके पास, परिवार के पास पूर्ण संपन्न परिवार था उनका। तो हमारा कई जगह ये पढ़ने को मिलता है कि अरस्तु ने युवावस्था में खूब पैसों के अपने पिताजी के पैसों का उन्होंने खूब उपयोग किया था, और कहीं कहीं ये मिलता है कि वो 30 वर्ष में प्लेटो के संपर्क में आए, और कहीं ये देखने को मिलता है कि 18 वर्ष की उम्र में प्लेटो की नीति से आकर्षित हुए और एथेंस आए, और प्लेटो का शिक्षण संस्था अकादमी में उन्होंने वो खुद सम्मिलित हुए, उन्होंने अपने भाग उसमें लिया, तथा प्लेटो की मृत्यु तक वो अरस्तुदेव प्लेटो के अकादमी में रहे और वहीं उन्होंने विद्या अध्ययन कर अपना जीवन वहाँ व्यतीत किया। आगे हम देखें तो प्लेटो अरस्तु से बहुत प्रभावित थे, और जैसे हम पहले पढ़ा, वो प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहते थे। और प्लेटो की जब मृत्यु हुई तो अरस्तु अकादमी का प्रधान बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो एथेंस के नहीं थे, वो बाहर से आए थे, तो विदेशी होने के नाते उन्हें ये पद प्राप्त नहीं हो पाया। और प्लेटो के जो भतीजे थे
उनको अकादमी का अध्यक्ष बना दिया गया। और इससे प्लेटो निराश हुए और उनको निराशा का भाव पैदा हुआ और वहाँ से छोड़कर चले गए। दुखी होकर वो एथेंस छोड़कर एशिया माइनर, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, वहाँ चले गए। और वहाँ के जो राजा थे हर्नियास, हर्नियास प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित हुए, उनके ज्ञान से और उनके व्यक्तित्व से। तो उन्होंने अपनी जो दत्तक पुत्री थी उसका विवाह अरस्तु के साथ करवा दिया। और फिर बहुत लंबे समय तक अरस्तु एशिया माइनर में रहे, कहा जाता है कि काफ़ी वक्त वहाँ रहे। और वहाँ उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और वहीं से उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की शुरुआत अरस्तु ने की। 1942 ईस्वी में मकदूनिया के जो राजा फिलिप थे, जो सिकंदर के पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा के लिए अरस्तु को बुलाया और काफ़ी समय तक अरस्तु सिकंदर के शिक्षक रहे। और जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले तो अरस्तु एथेंस लौट कर आ गए और एथेंस में उन्होंने एक नई संस्था, निजी शिक्षण संस्था की शुरुआत की थी और इस शिक्षण संस्था का नाम था लीजियम। ठीक है, अरस्तु की जो प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी उसका नाम था अकादमी, और अरस्तु ने जो शिक्षण संस्था शुरू की थी उसका नाम था लीजियम। तो उन्होंने लीजियम नाम की एक शिक्षण संस्था का एथेंस में भी शुरुआत की। 12 वर्षों तक अरस्तु इस शिक्षण संस्थान के प्रधान रहे और लेकिन इसी दौरान सिकंदर से उन्हें लगातार सहायता प्राप्त होती रही, सिकंदर उनकी मदद करता रहा। 322 ईस्वी में जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, जब मकदूनिया के विरोधी दल का एथेंस पर सत्ता प्राप्त हो गई, यानी कि सिकंदर की मृत्यु के बाद जो विरोधी दल था उसकी सत्ता एथेंस के हाथ में, एथेंस की सत्ता उस विरोधी दल के हाथ में आ गई। तो अरस्तु को उस वक्त अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से केल्सिस भाग गए। ठीक है, सुकरात को माना जाता है कि जहर देकर उनको मारा गया था सुकरात को। तो अरस्तु को जब ऐसा लगा कि अब एथेंस पर विरोधी दल का शासन हो गया है, तो वो उन्होंने अपनी मृत्यु का भय उन्हें लगा, तो वो वहाँ से छोड़कर केल्सिस भाग गए। और भागते हुए अरस्तु ने कहा था कि वह एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि जो सुकरात थे उनके दर्शन के जो विचार थे, उन्हीं विचारों को दबाने के लिए, उन विचारों के विरोध में जो लोग थे उन्होंने सुकरात को जहर देकर मार दिया था उन्होंने। तो अरस्तु को भी आशंका थी कि उनके वे यहाँ पर मौत हो सकती है, इसलिए वहाँ से वो भाग गए। और वहाँ से जाने के बाद 322 ईस्वी में ही उनकी अरस्तु की मृत्यु हो गई थी। इस तरह हम देखते हैं कि अरस्तु विश्व के एक महान विचारक थे और उनके जो प्रमुख विचार थे उनमें सर्वप्रथम आता है राज्य संबंधी विचार, है ना। तो राज्य संबंधी जो विचार थे वो प्लेटो ने दिए थे। आदर्श राज्य का जो सिद्धांत दिया था, दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत दिया था प्लेटो ने, अरस्तु उस आदर्श राज्य के सिद्धांत का एक आलोचना करते हैं और उसके संबंध में फिर अपने राज्य के अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो सिद्धांत था, राज्य संबंधी सिद्धांत का विचार है, वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा अरस्तु ने जो दास प्रथा संबंधी विचार रखे उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षा संबंधी विचार हैं वो अरस्तु के प्लेटो से किस तरह से उनके शिक्षा के विचार भिन्न हैं, उन्होंने क्या प्लेटो के विचार में संशोधन किया और उनके नए क्या विचार थे, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। क्रांति संबंधी उनके क्या विचार थे, अरस्तु ने न्याय संबंधी अपने विचारों को किस रूप में प्रस्तुत किया और उनके न्याय संबंधी विचार सुकरात व प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों से किस प्रकार अलग थे। और उन्हें संविधानों का जो वर्गीकरण किया है, 158 देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन कर उन संविधानों को किस रूप में उनको वर्गीकृत किया है, उन सब का हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।